हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज की वीडियो जितने सारे विद्यार्थी झारखंड बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी को देने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें लोग देखने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वही क्वेश्चंस जो एग्जाम में आप लोग के आएंगे। तो फटाफट से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए वीडियो। ठीक है, थोड़ा सा मिस नहीं कीजिए, एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और देखिए, अब याद करने की बारी नहीं है, समझने की बारी। याद करिए तो टाइम नहीं बचाए, तो भाई एक बार वीडियो देख के आप समझ जाओगे, मैं इस तरह से समझा दूंगा। ठीक है, तो बस एक बार उसका रिवीजन कर लोगे, दो गुना स्पीड में हो जाएगा काम। तो चलिए देखते हैं फटाफट से क्या क्या है, और बस समझिए, इतना आसान लगेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार देखते ही आप समझ जाओगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन हाई रहे और आप लोग और अच्छा वीडियोस लेकर के आए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, जो आप लोगों को मिलेंगे दो दो नंबर। उसके बाद हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय। सबसे पहला सवाल है, पूर्व औद्योगिकरण सब क्या समझते हैं? बहुत फेमस सवाल है। पूर्व औद्योगिकरण यानी औद्योगिकरण से पहले का युग। ठीक है, ये देख सकते हैं, पूर्व मतलब क्या? पहले, और औद्योगिकरण मतलब औद्योगिकरण से पहले का युग को पूर्व औद्योगिकरण कह सकते हैं। दो क्या लिखा है, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले, फैक्ट्री मतलब उद्योग लगेगा। ठीक है, फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। क्या बोल समझ रहे हो क्या बोल रहा है? कि इंग्लैंड और यूरोप में जब फैक्ट्रियां नहीं लगी थी उससे पहले भी क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मतलब जैसे बड़े बड़े जिसमें बहुत सारे देश एक साथ व्यापार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था भाई, क्योंकि उस वक्त फैक्ट्री नहीं थी। इसमें वस्तुओं का उत्पादन कारखानों के बजाय घरों में होता था। औद्योगिकरण के इस युग को पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता है। मतलब सिंपल सा शब्द है भाई, जब फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं था, ठीक है, उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल तैयार होता था। और भाई कहाँ होता था? वो घरों में होता था। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए। तो उद्योग के इस युग को पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता है। सिंपल सा बात है। अगला सवाल है, देखो, 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी की निरंतर बढ़ने के किन्हीं चार कारण बताए। मतलब 19वीं सदी में लंदन शहर की आबादी क्यों बढ़ रही थी? देखो, 19वीं सदी में लंदन शहर की आबादी होने के चार कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला क्या, युद्ध से संबंधित सामग्री भी दिन रात तैयार होने लगी थी। देखो, उस वक्त लंदन मतलब युद्ध चल रहा था। ठीक है, 19वीं सदी में। तो 19वीं सदी के युद्ध से संबंधित सामग्री भी दिन रात तैयार होने लगी थी, तो वहाँ नौकरियां मिल रही थी। 18वीं और 19वीं सदी के मध्य लंदन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गया था, जिसने व्यापारियों और अन्य लोगों को अपनी ओर खींचा। क्या बोल रहा है? 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब 18वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी तक। ठीक है, जो लंदन था ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वाणिज्य केंद्र बना। मतलब लंदन में बहुत सारे देश आ गए। लंदन में ना इंडिया से भी गया, अमेरिका से भी गया, श्रीलंका से भी चल गया, रूस से भी चल गया। सब लोग जाकर वहाँ व्यापार करते थे। तो भाई एक व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था, जिसने व्यापारियों अन्य लोगों को अपनी ओर खींचा। आप लोग जहाँ देखते हो, जहाँ पर ज्यादा लाभ होता है वहीं पर सारे व्यापारी जाते हैं। देख रहे भाई, इतना व्यापार यहाँ जा रहा है, लंदन सारे जाके सारे व्यापारी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहाँ ज्यादा लाभ हो रहा है क्या? तो इस प्रकार से सारे व्यापारी का हब बन गया था वहाँ पे। ठीक है, तो समझ लो कि वहां पर व्यापारियों का वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। लोग काम की तलाश में लंदन आने लगे। इन लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता। अब वहाँ व्यापार ज्यादा हो रहा था, तो लोग क्या काम की तलाश में वहां जाने लगे, लोगों को काम मिलने लगा। लंदन क्लर्कों, दुकानदारों, छोटे पेशेवरों, निपुण कारीगरों का शहर बन गया। इस प्रकार 19वीं सदी में लंदन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। देखो क्या बोल रहा है, लंदन क्लर्कों, दुकानदारों, छोटे पेशेवरों, निपुण कारीगरों। मतलब क्या, दुकानदार था, छोटे पेशेवर था, सबके सब ये सब क्या है? व्यापारी तो है, निपुण कारीगर। भाई कुछ व्यापारी में कुछ काम हो रहा है, उन लोग कुछ काम कर रहा था, कारीगर लोग। तो ये क्या, इन लोगों का केंद्र बन गया। ठीक है, इस प्रकार 19वीं सदी में लंदन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। मतलब वहाँ दुकानदार पहुंचने लगे, व्यापारी पहुंचने लगे, मजदूर पहुंचने लगे, कारीगर पहुंच, सब बोलो एकदम केंद्र बन गया। नेक्स्ट, भारत की संघीय व्यवस्था से बेल्जियम से मिलते जुलते एक विशेषता बताइए। चूंकि लघु उत्तरीय है, आंसर इसका छोटा ही होगा। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलते जुलते एक विशेषता बताएं। तो देखिए, ये आप लोग का लघु उत्तरीय है। ठीक है, तो आप लोग का चार कारण बताने बोला है ना, तो देखिए लघु चार कारण तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, मिलती जुलती विशेषता क्या है भारत का? संघ देखो, समान विशेषता क्या है? भारत और बेल्जियम दोनों में मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश है। मतलब हमारा भारत, प्यारा भारत, दुलारा भारत भी लोकतांत्रिक देश है, और बेल्जियम भी लोकतांत्रिक देश है। दोनों देशों में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज्यादा ताकतवर है। देख सकते हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार ज्यादा ताकतवर है ना। जैसे मोदी मोदी चचा जो है हेमंत चचा से, अब तो हेमंत चचा नहीं है, अब तो चंपा चचा है। ठीक है, तो चलो, मोदी सरकार जो है हेमंत सरकार से, मतलब राज्य सरकार से ज्यादा ताकतवर होता है। समझ रहे हो? दोनों में त्रिस्तरीय सरकार है। क्या? बेल्जियम में भी त्रिस्तरीय सरकार है, और हमारे भारत में त्रिस्तरीय मतलब क्या? एक होता है केंद्र सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है। दूसरा होता है राज्य सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, जितने सारे विधायक होते हैं। और एक होता है पंचायत सरकार, जिसमें वार्ड पार्षद, मुखिया, जिला परिषद, ये सब होता है। समझ गया ना? अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है कैसे?
भाई भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल नहीं है। भारत अभी हाल ही में तो भारत में प्रधानमंत्री जी ने सौर सूर्योदय योजना भी लागू कर दिए हैं, समझ रहे हो। तो सौर ऊर्जा संयंत्र को भारत में विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है। क्या सौर ऊर्जा के जो संयंत्र है भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। सौर ऊर्जा से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा मतलब समझ रहे हो ना, जो सूर्य से रोशनी आती है उस ऊर्जा का उपयोग करके। और यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका योग देता होता है, ठीक है। और इसका क्या है, पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि सौर ऊर्जा लगाने से पेड़ पौधों की कटाई नहीं होती है भाई, वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो पर्यावरण को भी अच्छा होता है ना, पर्यावरण के लिए। और इसीलिए भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, ठीक है। क्योंकि देखो आप गाड़ी चलाओगे, पेट्रोल यूज करोगे, ठीक है, आप लकड़ी जला के ऊर्जा लो रहे हो, या फिर कोयला जला के ऊर्जा ले रहे हो, या फिर किसी प्रकार उससे प्रदूषण हो रहा है, पेड़ पौधे की कटाई हो रही है। लेकिन अगर आप सौर ऊर्जा का यूज कर रहे हो ना, तो इसमें आपका बिल्कुल जीरो प्रदूषण, कुछ भी प्रदूषण नहीं हो रहा है, ठीक है। पर्यावरण अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण मतलब समझ लो क्या है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्था का परस्पर जुड़ाव ही वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब सर, मतलब विभिन्न देश जब आपस में मिलकर एक साथ क्या करता है, अर्थव्यवस्था व्यापार करता है। भाई ये किस कारण संभव हुआ, वैश्वीकरण के कारण ही तो संभव हुआ। भारत जाके अमेरिका में व्यापार करेगा, ये जब वैश्वीकरण लागू हुआ तब से तो शुरू हुआ, ठीक है। तो वैश्वीकरण क्या और इस पर कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो भारतीय कृषि पर ना वैश्वीकरण कोई खास लाभ नहीं हुआ था, क्योंकि भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि जब भारतीय किसान जब दूसरे देशों में सामान जाकर बेचने लगे तो वहां से कंपटीशन नहीं कर पाए, क्योंकि हो सकता है उन लोगों की चीजों का दाम कम था, भारत से निर्मित जो किसान सब्जी था उस दाम ज्यादा था, तो लोग उससे कंपटीशन नहीं कर पाए। अब ज्यादा दाम वाला कोई खरीदा क्यों नहीं ना। आप ये भी हटिया जाओगे तो भाई जहां पर सस्ता मिलेगा वही ना खरीदोगे, तो भाई जो महंगा बेचेगा तो बेच ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो। तो वही हाल भारत का हुआ था, वो लोग बाहर मतलब दूसरे देशों से कंपटीशन नहीं कर पाए थे। मुद्रा की परिभाषा लिखे, कई बार एग्जाम पूछता है। मुद्रा धन के उस रूप को कहता है जिसका दैनिक जीवन हम लोग क्रय विक्रय की क्रिया करते हैं। मतलब धन है, मुद्रा क्या एक धन है भाई, धन है, होता सबके पास है पर देता कोई नहीं है, ठीक है। जिससे दैनिक जीवन में क्या होता है, क्रय विक्रय के, आप डेली लाइफ में जैसे कोई चीज खरीद सकते हो, कोई चीज बेच सकते हो, सिंपल लिख, मुद्रा एक धन का रूप है जिससे हम लोग अपने प्रत्येक दिन लाइफ में कोई चीज खरीद सकते हैं, कोई चीज बेच सकते हैं। सिंपल सा देसी भाषा मारोगे एकदम टॉप कर जाओगे, ठीक है। वैसे ये सबसे सटीक भाषा है, ठीक। आगे देखो, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण मतलब भाई कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन जो सरकार हटा लेगा, ठीक है। देखो उदारवादी एक सोच होता है जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है, रूढ़िवादी एक सोच होता है जो समाज को पीछे ढकने का काम करता है। मतलब रूढ़िवादी होता है पुराने ख्यालों वाले, जो पुरानी परंपरा को सोचता है, नहीं भाई हम पुराने ख्यालों वाले हैं। उदारवादी जो नए एडवांस सोचता है, ठीक है, कि जो भी चलो, उदारवादी मतलब सरकार ऐसे कुछ नियंत्रण में ढील दे देगा। मान लो बहुत सारे फैक्ट्रियां लगाना था, लेकिन सरकार ने कड़े नियम लगा रखे थे, इस वजह से यहाँ कोई फैक्ट्री लगा नहीं पा रहा था, तो मोदी सरकार ने क्या किया, उन जो नियम था उनको हटा दिया, ठीक है। अब आगे यहाँ तो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, तो इसी को बोलते हैं उदारीकरण, समझ गए हो। आगे देखो, अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। देखिए इसमें टोटल आप लोगों का 6 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। 6 प्रश्नों का जवाब देना होगा, लेकिन 8 प्रश्न पूछेगा, लेकिन मैं 7 प्रश्न ले आया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अति लघु तो ऐसा ही होगा, ठीक है। टोटल 8 प्रश्न रहेंगे जिसमें 6 का जवाब और देना होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय में सबसे पहला प्रश्न क्या है सर, हाथ से बुने हुए वस्त्र की प्रमुख 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। हाथ से जो वस्त्र बुनता था ना, उसका 2 विशेषता बताना है। तो देखो सबसे पहली विशेषता, हाथ से बुने हुए वस्त्र पर हम विशेष व बारीक डिजाइन दे सकते हैं, जो मशीन से संभव नहीं होता। मतलब हाथ से जो वस्त्र बुनेगा उसमें किसी भी प्रकार के डिजाइन दे सकते हो आप, ठीक है। किसी भी प्रकार की छपाई करो हाथ से, ठीक है, फूल छाप दो, हाथी छाप दो, घोड़ा छाप दो, हाथ से किसी प्रकार का डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मशीन से नहीं, मशीन से एक सांचा होता है, एक ही डिजाइन बार 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 कॉपी पेस्ट होगा। लेकिन हाथ से जो वस्त्र बना रहे हैं हम, उसमें बारीक डिजाइन, कोई भी छोटा छोटा बारीक बारीक डिजाइन दे सकते हैं, जो मशीन से संभव ना होगा। अगला पॉइंट है, हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं, जो जल्दी फटते नहीं है, ठीक है। हो सकता है मशीन के यूज करके कम जो कपड़े होते हैं थोड़ा कमजोर हो जाता होगा, लेकिन जो हाथ से यूज होता है ना, बनते हैं कपड़े, वो ज्यादा टिकाऊ होते थे, ठीक है। हो सकता है हाथ से जो कपड़ा बन, लोग अच्छा कपड़ा लेता होगा। ब्रिटेन वुड्स की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। एक से बढ़कर एक सवाल है बाबू, इससे सवाल फंसेगा एग्जाम में, तो इसको एक भी सवाल मिस मत करना। एक सवाल मिस कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन वुड्स होता है, ठीक है। देखो इसके स्थापना के उद्देश्य क्या थे, तो देखो प्रमुख उद्देश्य क्या थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में एक समझौता हुआ। समझ लो फिर से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब से कब तक चला था, 1939 से लेकर के 1945 तक। वेरी गुड,
चला था ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा सब लोग देश एकदम अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, ठीक है। तो उनको स्थिरता प्रदान करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो पूरी तरह से तहस नहस ढील हो गई थी इधर उधर, और विकास करने के लिए, क्योंकि भाई सब देश जो है कमजोर हो गया था, बहुत मुद्रा पैसा खर्चा हुआ था युद्ध में, के लिए अमेरिका में न्यू हैम्पशायर एक जगह का नाम है। क्या है? न्यू हैम्पशायर, याद रखना कि ब्रिटेन वुड्स भी क्या है, एक जगह का नाम है। न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर कब हुआ था भाई? ये 1944 में हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स 1944 में एक समझौता हुआ जिसे ब्रिटेन वुड्स समझौता के नाम से जाना जाता है। भाई ब्रिटेन वुड्स क्यों? क्योंकि ब्रिटेन वुड्स नामक जगह पर हुआ। कहाँ पे? अमेरिका में एक जगह है न्यू हैम्पशायर, और वहीं पर एक छोटा सा जगह है ब्रिटेन वुड्स। वहीं पर एक समझौता हुआ, विभिन्न देश आपस में मिले और एक समझौता किया। कब हुआ? 1944 में। तो इसी का नाम पड़ा ब्रिटेन वुड्स समझौता। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? देखो, इसका मुख्य उद्देश्य था भाई आर्थिक अस्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना। क्या? इसका जो मुख्य उद्देश्य था आर्थिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखे। आर्थिक अस्थिर पर आर्थिक अस्थिरता नहीं होगा भाई, आर्थिक स्थिरता होगा, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य था आर्थिक स्थिरता, मतलब भाई जो पैसे की दृष्टि से जो कमी हो रही थी वो ना हो अब, तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना, ताकि रोजगार भी मिले। क्योंकि अब जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी फैक्ट्रियां ठप बढ़ गई थी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे थे, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, तो इस वजह से ये चीज हुआ, ठीक है, चल, ताकि ये सब चीजों से हम निपट सके, बार बार ऐसा युद्ध ना हो। और इस समझौते में दो संस्थाओं का उदय हुआ। एक हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम बोलते हैं IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और दूसरा हुआ विश्व बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है, ठीक है। मान लो किसी देश को कोई पैसे की जरूरत है तो विश्व बैंक से जाकर लोन ले सकता है, अपने अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है। तो इन दो देशों का उदय हुआ था ब्रिटेन वुड्स में। सारा चीज अच्छा से बता दी है, ठीक है। चलो, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया? भाई जब पहला विश्व युद्ध हुआ ना, तो उसमें भारत का जो औद्योगिक उत्पादन है, फैक्ट्री का जो उत्पादन है, क्यों बढ़ गया? तो देखो, बहुत अच्छा आंसर इसका। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान खुद को बचाने में लग गया, ठीक है। मान लो कहीं पर झगड़ा होगा, ब्रिटेन विश्व युद्ध में कूद गया मतलब ऊपर से नहीं कूदा, भाग ले लिया, ठीक है। तो ऐसे उलझ गया युद्ध में कि वो खुद को बचाने में लग गया, वो भारत में माल का निर्यात न कर सका। मतलब पहले जो भारत, ब्रिटेन से जो भारत सामान आ रहा था, ठीक है, अब युद्ध के कारण हुआ क्या, सारे युद्ध से संबंधित सामान बनाने लगा, वो लोग युद्ध में उलझ गया, तो भारत कोई भी चीज का निर्यात नहीं कर, कपड़े का, खाने का सामान का, बाकी जो भी चीज है निर्यात नहीं कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योग को पनपने का सुअवसर हो गया। क्योंकि अब ब्रिटेन से कोई सामान नहीं आ रहा है, भारतीय लोगों को तो सामान चाहिए भाई, कपड़े पहन नहीं पहनेगा, नंगे घूमेंगे, ठीक है, इस वजह से। और बहुत सारी चीज नहीं खाएंगे तो भूखे मरेंगे नहीं ना। तो भारतीय उद्योग को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय क्या बनाने लगा? सैनिक सामग्री बनाने में लग गई, क्योंकि भाई युद्ध चल रहा था, जो सैनिकों को सामान का जरूरत था, घोड़े के खच्चर, ये वो फल्ला का यूज करने लगे। और इसीलिए भारतीय उद्योग को रातों रात एक देसी बाजार मिल गया, विशाल देसी बाजार, जो भारत के लोगों को का मिला। और इसीलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, क्योंकि अब भारत के लोगों को चाहिए, तो भारतीय उद्योग अच्छा मौका मिला, वो लोग माल तैयार करने लगा, पूर्ति हो गई भारतीय लोगों का, और भारतीय उद्योग भी पूरा एकदम दंदना के आगे बढ़ने लगा। देखो आगे क्या है। पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखे। पवन ऊर्जा, देखो, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। जो बहती वायु से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उसको बोलते हैं पवन ऊर्जा, ठीक है। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये क्या है? नवीकरणीय। जब जब हवा बहेगी तब तक पवन ऊर्जा उत्पन्न होगा। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया था। हवादार जगह जहां पर हवाएं चलती है ना, वहां पर लंबा करके खूंटा गाड़ के इस प्रकार की पवन चक्कियां लगा दिया जाता है, ठीक है। और फर 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 घूमता है, यहाँ पर रोटर लगा होता है, वो भी घूमता है, जिससे आपका विद्युत तैयार होता रहता है, ठीक है। मेन क्या भाई, मोटर घूम गया तो समझो विद्युत ऊर्जा तैयार हो गया। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसकी मदद से उत्पन्न, सॉरी मोटर नहीं, एक रोटर होता है, मैं तो घुमाने वाला, जब जनित्र में देख चुके हो ना, उस टाइप का। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसकी मदद से पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक अच्छी लोकतंत्र के मुख्य विशेषताओं को लिखिए। भाई ये सवाल नहीं था, ठीक, इसको छोड़ दो, अभी देखो इसको, ठीक है। तो ये हो गया पवन, जिसकी मदद से उत्पन्न होती है, तो ये पवन ऊर्जा हो गया। पवन ऊर्जा किससे? पवन से उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, और इसको बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगा दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट तो क्या है? क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? देखो, बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार इसलिए नहीं होते क्योंकि भरोसेमंद नहीं होते भाई, वो लोग भरोसा नहीं होता है, ठीक है। अर्थात वे ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते। जो भी ऋण की कंडीशन है कि चलो भाई ये कंडीशन होना चाहिए, वो कंडीशन उन लोगों के पास, उन लोगों का नहीं होता है, ठीक।
अब अगर आप मान लो भरोसेमंद है ही नहीं, ठीक है, बैंक को लगेगा नहीं भाई ये पैसा लेके मेरा भाग जाएगा, तो उसको थोड़े देगा। अर्थात वे ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते, उनके ऋण वापस करने की क्षमता विश्वसनीय नहीं होती तथा उनके पास गिरवी रखने की कोई संपत्ति भी नहीं होती, जिसे हम बैंक उन्हें ऋण देने से कतराते हैं। मतलब मान लो बैंक में ऋण ले, तो सबसे पहले बैंक आपको देखेगा, ठीक है, आपको आप दिखते किस प्रकार से हो, नहीं नहीं आपको देखेगा नहीं, बैंक ये चेक करेगा कि भाई आप ऋण लौटा तो सकते हो ना, ठीक है, आपके पास ऐसा कुछ कागजात है जो बैंक जमा रख सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बैंक का इससे पहले का लेन देन बैंक के साथ आपका कैसा था, क्या आप बैंक में कभी आपके अकाउंट में पैसा रहा भी है या नहीं रहा है। मान लो कभी बैंक में आपका 1,000 रुपया भी नहीं रहा, आप चल गए लाख रुपया का लोन लेने, नहीं देगा बैंक ना, बोले भाई ये तो कभी बैंक में 1 लाख रुपया 10,000 तक नहीं रखा है, इसको लाख रुपया लोन कैसे देंगे हम। तो विभिन्न चीज़ों को देखता है इस प्रकार से, ये सारी चीज़ देखते हैं, ठीक है। ऋण वापस करने की क्षमता को देखता है, विश्वसनीय नहीं होती तथा उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई भी अगर संपत्ति ना हो, ठीक है, तो बैंक ऋण देने से कतराते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखो, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। विकास में ऋण की क्या भूमिका है। देखो, विकास में ऋण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई व्यक्ति ऋण लेकर नया कारोबार शुरू कर सकता है, बिल्कुल ऋण लेगा और नया व्यवसाय शुरू करेगा, नया उद्योग लगा सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है, या वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है, उसका जीवन स्तर सुधरता है। समझ रहे हो। कोई आपको अगर व्यवसाय करना है, आप बैंक से ऋण ले सकते हो, ठीक है, बैंक से ऋण लेकर आप कोई व्यवसाय में लगा दिए, सो चलो भगवान सहारे, भगवान के दया से और आपकी मेहनत से वो व्यापार चल उठा, तो भाई आपकी जिंदगी तो बदल जाएगी ना। अभी साइकिल से घूमते हो, बाद में बाइक से घूमोगे, बुलेट से, उसके बाद फिर कार से घूमोगे, तो ये क्या जीवन स्तर बदल रहा है ना। अच्छा अच्छा खाओगे, ठीक है, फिर बाद में अच्छा अच्छा खाओगे, अच्छा अच्छा जगह घूमोगे, या इस प्रकार से क्या ऋण में किसी भी की भूमिका हो सकती है। देखो, नया दो लग सकता है, वस्तुओं का व्यापार हो सकता है, जिससे उसकी आय में वृद्धि होगी, पैसा कमाएगा, रोकड़ा कमाएगा और उसका जीवन स्तर सुधर जाएगा। अतः ऋण देश के लिए देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितने बड़े बड़े कंपनी होते हैं भाई, सब ऋण लेता है, सब ऋण में चलाता है, पता है। श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है। तो श्रम कानून में लचीलापन कंपनी को महत्वपूर्ण मदद करता है। पहले सुनो, श्रम कानून में लचीलापन क्या है, यहीं पर बच्चों को समझनी है। सरल श्रम कानून में लचीलापन मतलब जो काम करने वाले कानून है, ठीक है, उसमें लचीलापन मतलब ढील दे देना। ऐसा कोई बिल्कुल सख्त कानून ना हो जिस वजह से कोई काम ही ना कर पाए, जिस वजह से कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लगा पाए, ठीक है। मान लो विदेश से कोई कंपनी आ रहा है, यहाँ पर इतने कड़े कानून कर दिया, भारत में कोई वहाँ फैक्ट्री लगा ही नहीं पा रहा है, तो उस प्रकार कानूनों में ढील देना ही लचीलापन है। लचीलापन मतलब क्या, ढील डालो, मतलब वो कानून उतना ही नहीं है, चलो भाई आप लगा सकते हो फैक्ट्री, आदमी काम कर सकते हैं। तो श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों को महत्वपूर्ण मदद करता है। श्रम कानून में लचीलापन से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में निवेश करेंगी, जिससे नए उद्योग स्थापित होंगे। देखो, आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना, आपका आंसर खुद से लिख सकते हो। देखो मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन का मतलब समझ गए आप कि लचीलापन मतलब क्या, जो कानून है हार्ड उसको ढील दे देना, ठीक है। तो महत्वपूर्ण मदद करता है। श्रम कानून में लचीलापन से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में निवेश करेंगी, जिससे नए उद्योग स्थापित होंगे, नए रोजगारों का उत्पन्न होगा तथा साथ ही उन उद्योगों का कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले स्थानीय कंपनी में विस्तार होगा। मतलब समझ रहे हो। मान लो जापान से कोई भारत में एक ऐसा कंपनी है, यहाँ पर एक फैक्ट्री लगा रहा है, ठीक है, ये फैक्ट्री लगा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जापान मान लो कुछ भी चीज़ बना रहा है, तो यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे इंडिया भारत के लोगों को। प्लस मान लो कोई चीज़ बना रहा है तो इसके लिए कच्चे माल की जरूरत होगा ना। मान लो ये क्या गेट ही बना रहा है, मान लो घर के लिए गेट बना रहा है, ठीक है, लोहा का गेट, तो कच्चा लोहा चाहिए भाई। तो लोहे वाली जितनी छोटी छोटी कंपनियां हैं उन लोगों को एक अच्छा मौका मिलेगा, इसको लोहा बेचेगा। तो कुछ भी कंपनी चाहिए वो दूसरी कंपनी पर डिपेंड होगा, ठीक है, जो उसको कच्चा माल को उपलब्ध कराएगा, ठीक है। मान लो सॉस ही बनाएगा, टमाटर का सॉस बनाएगा, बिस्किट बनाएगा, तो उससे भी तो आटा चाहिए, गेहूं चाहिए, टमाटर चाहिए, चीनी चाहिए, तो इससे भी क्या बहुत सारे उद्योग लाभान्वित होंगे। तो इस प्रकार से, और इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस प्रकार से पूरा ये चीज होगा, ठीक है। कंपनियों को मदद करता है और कच्चे माल की आपूर्ति वाली स्थानीय कंपनी का भी विस्तार होगा, जो छोटा छोटा कंपनी उसका भी फैलेगा। श्रम कानून में लचीलेपन के बाद अनेक कंपनियों को लाभ होता है, किसी एक कंपनी को नहीं भाई, उससे जुड़ी जितनी सारी कंपनियां सबको लाभ हो जाती है मेरे भाई। अब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वो बोल रहा है कि बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। मतलब अमेरिकी जो भूभाग था, अमेरिका में जब स्पेनिश लोग, पुर्तगाली लोग जब वहां पर जाकर अधिकार जमाने लगे, तो उस वक्त जो वैश्विक प्रसार था बीमारियों का, वो किस प्रकार मदद किया। कौन सा बीमारी था भाई, चेचक की बीमारी था। वो लोग इतना खतरनाक था ना, स्पेनिश और पुर्तगाली सैनिक अपने साथ चेचक का कीटाणु लेके चल गया, चला इतना हरामी था, ठीक है। तो देख सकते हो अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया 16वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुई। कब हुई थी, 16वीं शताब्दी के मध्य में। यह काम कौन किया, पुर्तगाली और स्पेनिश सैनिकों, स्पेन के लोगों और पुर्तगाल के लोगों ने किया, ठीक है। इस काम के लिए उन्होंने जैविक हथियार जैसे कि चेचक के कीटाणु का प्रयोग किया। जैसे चाइना ने पूरे विश्व को तहस नहस करने के लिए कोरोना का यूज किया ना, उसी प्रकार से क्या किया, चेचक के कीटाणु का इस्तेमाल किया। और भाई साहब, इन लोगों के पास पहले से चेचक का दवा उपलब्ध था, तो इन लोगों को कोई डर नहीं था। लेकिन अमेरिका के लोग पता है पहले विश्व से कटे हुए थे, ठीक है, उतना विश्व से उसका हाल ही में उसका खोज हुआ अमेरिका का।
तो जब इन लोगों का अमेरिका पर नजर पड़ा, स्पेनिश और पुर्तगाली लोगों का, तो भाई अमेरिका में देखा इतना अच्छा अच्छा संसाधन है, चलो उसको लूटते हैं जाके। तो वहां चल गया, चूंकि अमेरिका के लोग विश्व से कटे हुए थे, भोला भाला लोग थे, उन लोगों को चेचक के कुछ बारे में कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, तो उन लोगों को चेचक पूरा घेर लिया और उन लोगों से टिका नहीं था, तो पूरा धीरे धीरे एक लोग, दो लोग, समुदाय, गांव, शहर, पूरा अमेरिका को फैल गया इसमें। ठीक है, इस काम के लिए जब अब क्या देखा, ये कीटाणु स्पेनिश सैनिकों के साथ वहां पहुंचे थे। इन कीटाणुओं ने यूरोपीय सेनाओं के लिए एक बहुत ही घातक हथियार काम किया, इन सैनिकों, पुर्तगाली और स्पेनिश सैनिकों के लिए। ठीक है, अमेरिका के लोग सदियों से बाहरी संसार से अलग थलग रहे थे, क्योंकि उस वक्त अमेरिका का आविष्कार ही नहीं हुआ था। ठीक है, लोग अमेरिका के बारे में पता ही नहीं था, अमेरिका को कोई दुनिया के बारे में पता नहीं था। वो लोग अलग, बाहर से अलग थलग रहे थे। उनमें चेचक तथा ऐसी अन्य बीमारियों से बचाव की क्षमता नहीं थी, अतः ये चेचक का आसानी से शिकार हो गए हैं। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। इसने पूरे के पूरे स्थानीय अमेरिकी समुदाय का सफाया कर दिया। ठीक है, दूसरी ओर स्पेनिश सैनिकों के पास चेचक के बचाव के पूरे साधन थे, उनका टीका था, दवाई था, उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थी, क्योंकि एक बार मान लो उनको किसी को चेचक हो जाता है तो दोबारा उतना उसको घातक सिद्ध नहीं होता है। अतः ये आसानी से आगे बढ़ते गए, उन्हें महाद्वीप के विशाल भूभागों पर अपना अधिकार कर लिया और वहां के संसाधन को लूटने लगे। इससे स्पष्ट है कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों की वैश्विक परेशानी उपनिवेशकारों की विजय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे स्पेनिश और पुर्तगाली सैनिक तो अमेरिका से सकते नहीं। ठीक है, तो उन्हें जैविक कीटाणुओं का हथियार ले लिया। अब अमेरिका खुद को बचाएगा या फिर इनसे लड़ेगा। तो इस प्रकार से जो उपनिवेशीकरण था, मतलब स्पेनिश और पुर्तगाली सैनिक था, अमेरिका में अपना दबाव बना लिया। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? देखो, वो था लघु, अब ये था दीर्घ उत्तरी में। ठीक है, देखो पहले विश्व युद्ध में उससे पहले जो बताए थे लघु उत्तरी में था, इसमें दीर्घ उत्तरी में कैसे लुकी? तो पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन में ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया और भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योग को पनपने का शुभ अवसर प्राप्त हो। ये सारा चीज हम समझा दिए। इंग्लैंड के सभी कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई और इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात देसी बाजार मिल गया। ये तो लघु हो गया। अब देखो, अब दीर्घ में कैसे लिखो, बड़ा बना के लिख सकते हो। युद्ध लंबा चला तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, अब युद्ध लंबा चलता गया तो भारतीय कारखाने भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी, कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े खच्चर की जीन, तो बहुत सारे सामान बनने लगे। मतलब ये सब जो भी युद्ध के लिए जरूरी हो रहा था, घोड़े के लिए मतलब जीन जो पैर में लगता है, नीचे में खच्चर, क्या क्या बोल रहा भाई, चमड़े के जूते, टेंट, वर्दी के कपड़े, सारा चीज बनने लगा। नए कारखाने भी लगाए गए भारत में। पुराने कारखानों कई कई पारियों में चलने लगा, पुराने कारखाने कई कई पाली में चलने लगा। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। समझ गए? क्योंकि बहुत सारी चीजों का जरूरत था। एक तो भारत को देसी बाजार मिल गया, उसके बाद और क्या, युद्ध के लिए भी उसको ऑर्डर मिलने लगा कि भाई तुम बनाओ, युद्ध के लिए सामान बनाओ। तो इस वजह से और नई फैक्ट्री लगने लगा और इस प्रकार युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। अगला देखो, गन्ना की खेती के लिए उपयोग भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। गन्ना के, तो भाई गन्ना नहीं, यहाँ पर क्या है, गन्ना है, हाँ चलो, गन्ना की खेती के लिए तो देखो, गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थिति क्या है? इसकी तापमान अच्छी उपज के लिए 25 से 35 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, वर्षा इसे 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर बीच वर्षा होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा कृषि करना अनिवार्य है, बिल्कुल जहाँ वर्षा नहीं होगा सिंचाई करना होगा। ठीक है, मृदा, इसकी कृषि के लिए गहरी उपजाऊ चिकनी या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, जो गन्ना का उपजाऊ होगा ना, इसके लिए क्या बोल रहा है, गहरी उपजाऊ और चिकनी या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, ये सब याद रखना। भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व हरियाणा। हरियाणा भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलो, ये पाकिस्तान, चीन और इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया क्या है, इसको ध्यान मत दो। ठीक है, कुछ और लिखे होंगे हम। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है? मतलब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बढ़ते हैं तो क्या चुनौती होता है उससे? देखो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौती है। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाए और इससे उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। मतलब क्या, देख लो, लोकतंत्र विस्तार की चुनौती क्या होता है कि भाई लोकतंत्र को बढ़ावा देना, मतलब क्या भाई, सत्ता की साझेदारी जिसमें सभी लोगों की भागीदारी होता है सत्ता में, इसको विस्तृत बनाया जाए और इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत मतलब भाई क्या, विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है, मतलब भाई राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार में बढ़ जाता है। इस प्रकार सरकार की सत्ता कई स्तरों पर बांट दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ठीक है, सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति आदि, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती है। ठीक है, देखो, सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए
इस प्रकार जो वंश, लिंग, जाति, धर्म, आधार, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती। मतलब मान लो कोई राजा है, उसका बेटा ही राजा बनेगा, बट अब ऐसा नहीं होना ना चाहिए ना। तो अब भी ऐसा बहुत जगह पर होता है कि भाई चलो हम मुख्यमंत्री है तो मेरी वाइफ ही या मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए। क्या इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए? इसको मिटाने का पंचायती राज की स्थापना की गई। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। भारत में जाति, लिंग भेदभाव, धर्म को मिटाने के लिए, मतलब धर्म को मिटाना नहीं, जो इसमें चलो भाई मेरा ही बेटा मुख्यमंत्री बनेगा या फिर मेरा ही बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, इस तरह का इसको हटाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। यही चुनौती होता है, ठीक है, लोकतंत्र के मतलब विस्तार में। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है? यह जरूरी क्यों है? देखो, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है क्योंकि हर एक बैंक को जमा पूंजी की एक न्यूनतम नगद अपने पास रखनी पड़ती है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक देखता है कि भाई हर बैंक काम कैसे करता है, अपना एक न्यूनतम नगद राशि अपने पास रख रहा है कि नहीं रख रहा है, क्योंकि आप जितना पैसा देते हो उस पूरा का पूरा पैसा बैंक थोड़ा रखता है, सब बिजनेस में लगाता है, लोन देता है, लेकिन कुछ एक नगद अपने पास रखता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो कितना प्रतिशत धन अपने पास रखता है, ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट बताऊंगा आपको, कमेंट करके बोलना कितना परसेंट रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है या नहीं, मतलब कैश रखता है कि नहीं। इस तरह रिजर्व बैंक इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ उपार्जित, ठीक है, बैंक केवल लाभ उपार्जित करने वाली इकाइयों और व्यापारियों को तो ऋण नहीं दे रही है, मतलब लाभ उपार्जित करने वाली जो इकाई है या फिर बड़े बड़े जो व्यापारी है उन लोगों को तो ऋण नहीं दे रहा है, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगपतियों, छोटे कर्जदार इत्यादि को भी तो ऋण दे रहा है ना, ये देखता है आरबीआई। प्रत्येक बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को यह लिखित में बताना पड़ता है कि वे कितना ऋण दे रहे हैं और उस पर ब्याज कितना है। और जो भी कोई भी बैंक ऋण दे रहा है उसको रिजर्व बैंक को बताना होता है कि भाई कितना ऋण वो दे रहा है, ठीक है, और किसको किसको ऋण दे रहा है, कितना परसेंट में ऋण दे रहा है, कितना सूद ले रहा है, सारा चीज। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के कामों पर नजर रखता है, मतलब अन्य बैंक कितना अपने पास कैश रखता है, किसको किसको लोन दे रहा है, कितना परसेंट उसमें सूद ले रहा है, ठीक है, सारा चीज पर ये लोग ध्यान रखता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब दोस्तों आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, किसी कोई भी थोड़ा भी मिस मत करना, सभी देखो और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन इसमें है, इसमें से सवाल 100% वाले एग्जाम में बनेंगे, तो भाई एक भी सवाल मिस मत करना, ठीक है। और हाँ, चैनल पर पहली बार दोस्तों आए हैं ना तो भाई शेयर जरूर कर दीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा क्योंकि आगे और अच्छे अच्छे धमाकेदार वीडियोस आने वाले हैं। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।